हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। आज दोस्तों, जिस चीज़ से हम लोग ज़्यादा पीड़ित हैं यंग से शुरू करके ओल्ड तक, वो है स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम और ख़ास करके कमर यानी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। कमर दर्द आज के दिन में लगभग 80 से 90% लोग इससे प्रभावित हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। जब ये बहुत ज़्यादा होने लगता है और हमारे सहन शक्ति साथ छोड़ना शुरू करता है, जवाब दे जाता है, तब हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और फिर अलग अलग तरीके से डॉक्टर हमारे ऊपर प्रयोग करते हैं। सक्सेसफुल जहाँ पे नहीं होते हैं वहाँ फिर सर्जरी सजेस्ट किया जाता है, एडवाइस किया जाता है। इससे बचने के लिए क्या क्या तरीका है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। नंबर 1 कि ये लंबर स्पाइन है क्या। दोस्तों, ये L1 यानी लंबर 1 से शुरू करके L5 SI जॉइंट तक होता है। उसके बाद फिर जैसे L5 के बाद सैक्रो स्टार्ट होती है। तो ऑल टोटल वो पूरा नीचे का हिस्सा जो होता है वो 3-4 डिस्क पूरा मिलके इकट्ठे रहते हैं। तो वो उसको अगर हटा दिया जाए L1 से लेके L5 तक मेजर हो गया आपका। मगर हम काम करते हुए देखते हैं कि L3 L4 या L4 L5 SI जॉइंट में ज़्यादा दिक्कतें होती है। यहाँ पे कंप्रेशन होने के कारण सीधे आपका टांगों के निचले हिस्से तक दर्द आ जाता है, जिसे हम लोग सियाटिका पेन कहते हैं। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज सियाटिका पेन। कोई शायटिका कहते हैं, कोई सियाटिका कहते हैं। ये एक नर्व है, मोटा सा नर्व है जो आपका L4 L5 से L5 SI जॉइंट से नीचे आ गया है। खास करके L4 से जो है आपका, किसी का अगर घुटने तक दर्द आता है हिप होते हुए, वो L4 से आता है बल्कि हम लोग कहते हैं। और अगर उससे नीचे तक चला जाता है L5 बल्कि हम लोग कहते हैं। यानी चाहे लेफ्ट में जाए दर्द या राइट में जाए या फिर बायलैटरली जाए, लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में जाता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे वहाँ पे किस जगह पे कंप्रेशन हो रही है, किस लिए कंप्रेशन हो रही है, और क्या उसमें कैल्सिफिकेशन है, क्या उसमें ऑस्टियोफाइट्स है, या फिर उसमें डिस्क जो है वो प्रोलैप्स्ड हो रहा है, या और क्या कारण है। इसको थोड़ा सा एलाबरेट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा नेट का हेल्प ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको एक नॉर्मल स्पाइन आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा नज़दीक लेके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, 2 हड्डी के बीच में ये एक डिस्क है। यहाँ देखो, जैसे ये L1 L2 है, बीच में ये गद्देदार है। इतना भी गद्देदार नहीं है कि मैं जैसे आपको पास में लाके थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, आ जा रहा है, ये थोड़ा क्लैरिटी हो तो। बीच बीच में जो आप लाइनिंग देख रहे हो, ये आपका डिस्क है और इधर आपका स्ट्रॉन्ग बोन है, मजबूत बोन है। दोस्तों, जो डिस्क होता है ये लगभग 80% जो होता है आपका वाटर कंटेंट्स होता है और 20% आपका प्रोटीन होता है। 100% थिकनेस इसकी, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। फ्रीज में आप पानी रखते हो बर्फ बनाने के लिए, पूरे एक साथ में तो हार्ड आपका आइस क्यूब नहीं बन जाता है ना। धीरे 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 होके वो मजबूत होने लगता है। पूरा जो लास्ट का जो आइस बन जाता है, जब वो एकदम हार्ड होता है, उसको आप ये हड्डी मान के चलो। 2 हड्डी के बीच में जो बीच का हिस्सा आता है वो पूरा आइस बनने के पहले का हिस्सा। ठीक है, ये क्लियर आप हुई है। L1 से L5 तक है, SI भी आ जाता है उसमें। अब दोस्तों, हम थोड़ा से और आगे जाते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ।
ये देखिए डिस्क प्रॉब्लम में, ये देखिए एक नॉर्मल डिस्क है। मैं आपको ये वाले हिस्से को देखिए, ये हो गया आपका नॉर्मल डिस्क। उसके नीचे आ जाता है डीजेनरेटेड डिस्क। आ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर होनी चाहिए लोगों को, अब उसी मुताबिक लीजिए। इसके बाद आपका आ गया, ये आपका ओल्ड एज में लगभग होता है। जो डीजेनरेटेड डिस्क होता है, ये जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है 40, 50, 60, पहले ज़माने में 60, 70 साल में होती थी। आजकल हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज और जो लाइफस्टाइल है उसके कारण हम बहुत जल्दी 40-45 के पहले पहले ही हमारी डीजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके के हालत में हम लोग पहुंच जाते हैं। दिखाता हूं थोड़ा बड़ा करके, देखो ये वाला हिस्सा। प्रॉपर एजुकेट होइए, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद आता है बल्जिंग डिस्क। देखो यहां पे डिस्क बाहर निकला हुआ है और नर्व को यहां पे कंप्रेस्ड कर रहा है। ये वाला हिस्सा बल्जिंग एरिया आ गया, इसको कहते हैं बल्जिंग डिस्क। इसके बाद आ गया हेरिनेटेड डिस्क। हेरिनेटेड डिस्क में देखो यहां पे कैसे, ये ब्लू कलर में दिखाया गया है, ये पूरा बाहर फैल के यहां आपके नर्व को कंप्रेस्ड करता है। क्लियर सारा चीज देखिए, जो भी हमारे पास साधन है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल हो गया, ये आपका डीजेनरेटिव प्रोसेस में खराब हो रहा है वहां का डिस्क। ये आपका आ गया हेरिनेटेड डिस्क, ये आ गया बल्जिंग डिस्क, ये वाला आ गया बल्जिंग डिस्क, ये आपका आ गया हेरिनेटेड डिस्क। ये एक है थिनिंग डिस्क, यानी डिस्क का जो साइज है वो कम हो रहा है। यहां देखो, तो जितना कम होगा उतना दोनों जो ऊपर और नीचे का बोन के बीच में गैप कम हो जाएगी और नर्व उसमें कंप्रेस्ड होगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी कम हो जाएगी। और एक मैं आपको दिखा रहा हूं, डिस्क डीजेनरेशन विथ ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन। डिस्क डीजेनरेशन विथ ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन, ये इस तरीके से होते हैं। इधर भी निकला हुआ है, उधर भी निकला हुआ है, कितनी बुरी हालत है दोस्तों। सोचो हम तो अपने अंदर की हालत देख नहीं पाते, मगर ऐसा ही हालत अंदर बना हुआ रहता है। तभी जब बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है, हमें डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी के सिवा कोई रास्ता और बचा नहीं है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स अक्सर के क्या आता है, सारे लोगों को पता है कि किस तरीके से कमर दर्द होती है और किस तरीके से हमारे लाइफ को बर्बाद कर देता है, हमारा ग्रोथ रोक देता है, प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारी समस्याएं होती है। मैं 4-5 समस्या जो मेजर है उसको मैं बताता हूँ। एक तो लोकलाइज्ड पेन होती है कमर में, कई बारी लोगों का हिप में आ जाता है और हिप में भयंकर पेन होती है। L5 SI जॉइंट से तो आते ही वो पूरा हिप वगैरह काफ़ी पेनफुल होती है, स्टिफ हो जाता है। कई बारी पिंचिंग पेन उसके अंदर होती है और थाइज होते हुए नीचे की तरफ आता है और साइड से जब चलता है पूरे नीचे तक, उसको सियाटिका पेन बोल के कहते हैं। सियाटिका पेन को लेकर कंफ्यूज मत होइए, हमेशा उसके रूट पे ही ट्रीटमेंट होती है। कमर का ट्रीटमेंट होगा तो ये प्रॉब्लम भी, आपका सियाटिका पेन भी जाएगा, अदरवाइज उसका कोई रास्ता नहीं है। मैं हमेशा लोगों को एक ही एग्जाम्पल देता हूं कि आप सिम्टम्स में जाके ट्रीटमेंट मत करो, हमेशा रूट पे करो, जो हम हमारे क्लिनिक में करते हैं। वी आर फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ पेन मैनेजमेंट, यानी जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि आप डिकम्प्रेस्ड कराओ, जो कंप्रेस्ड हो रहा है जिस जगह पे, उसको वो नर्व को हटाओ वहां से, तब जाके आपको ऑक्सीजन, ब्लड, एनर्जी, हर चीज आपको मिलेगा उस जगह पे जहां अफेक्टेड है। अदरवाइज नीचे की तरफ सप्लाई ही कम हो जाएगी, तो फिर वहां पे पैर वगैरह हमने लोगों को देखे पोलियो पेशेंट की तरह बन जाता है, सप्लाई कम होने के कारण। कई बार सर्जरी करके भी अगर नर्व कहीं से थोड़ा कट हो गया तो भी लोगों को हम देखें पूरा थीन हो जाता है पैर। कई बार 2-2 पैर भी थीन होते हुए आफ्टर सर्जरी हमने देखे। द सेम थिंग, अगर यहाँ पे कमर में, लंबर में, बैक में अगर कंप्रेस्ड हुआ तो दोनों तरफ सप्लाई कम होगी,
नमनेस आना शुरू हो जाना, चींटी चलने के जैसे महसूस होना, पैर लोगों से रखा नहीं जाता, मांसपेशी की ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर और आपका जो मांसपेशी है, मसल्स है, ये सारे चीज़ें तभी काम कर पाएंगे अच्छा जब आपका नर्व अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों ये हो गया पहली बात। दूसरा रहा, कई लोग बैठे ऐसे बैठ जाएंगे तो इतनी दर्द, उनको भयंकर दर्द की, तुरंत खड़े हो जाएंगे और उनको आराम मिलेगी। कई लोग हैं बैठ तो पाएंगे मगर खड़े नहीं हो पाएंगे, और कई लोग हैं बैठ तो पाएंगे, खड़े हो पाएंगे मगर लेट नहीं पाएंगे। जैसे बिस्तर में जाएंगे मुश्किलात उनका वहां हो गया, फिर बैठ जाएंगे या खड़े हो जाएंगे। कई लोग हैं लेट तो जाएंगे, फिर साइड टर्न नहीं कर पाएंगे, ना लेफ्ट ना राइट, एक ही जिस साइड पे गए एक ही जगह पे रहे, या फिर फ्लैट होके पड़े रहे। जहां जहां जो डिफॉर्मिटी कमर में आएगी उसी मुताबिक साइन एंड सिम्टम्स आएगा। एज के मुताबिक, जेंडर के मुताबिक जितना साइन एंड सिम्टम्स आता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका L3, L4, L5 SI जॉइंट या फिर L1, L2 के इस इर्द गिर्द में कहाँ क्या समस्या है, उसी मुताबिक आपको समस्याएं झेलना पड़ेगा, सिम्टम्स झेलना पड़ेगा। रूट पे जाके ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हमने मेथड नंबर 2 पे रखे हैं डिफॉर्मिटी करेक्शन, यानी डीकम्प्रेस्ड करवाते हैं। उसके बाद जब आपका दर्द वगैरह, पेन वगैरह चला जाता है, फिर हम लोग डिफॉर्मिटी करेक्शन में जाते हैं। डिफॉर्मिटी करेक्शन अगर नहीं करोगे, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी करेक्शन अगर थोड़ा बहुत नहीं होगा, तो रीओकरिंग पेन फिर से आपको होना शुरू होगा। यही सबके साथ होता है। डॉक्टर ने लिख लिया कि आप यार थोड़ा सा मेडिसिन खा लीजिए, थोड़ा फिजियोथेरेपी ले लीजिए, थोड़ा ये थेरेपी कर लीजिए, थोड़ा बेड रेस्ट ले लीजिए, ठीक हो जाओगे। कहाँ ठीक होते हैं? फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर से जाके हॉस्पिटल में, क्लिनिक में फिर डोर नॉक करते रहते हैं, भाई हमारी दर्द हुई, हम ये करो। विदेशों में देखा जाता है दवाई कम लिखा जाता है और थेरेपी वो लोग ज़्यादा एडवाइस कर। उनकी प्रेस्क्रिप्शन कैसे चलती है? टेक पेन किलर आज SOS, दिमाग में भरिए दोस्तों, टेक पेन किलर आज SOS, यानी जरूरत होता है तभी एकदम इमरजेंसी में दवाई लेना। अदरवाइज थेरेपी करवाना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये बाहर के विदेशी डॉक्टर लिखते हैं और आप फिट रहोगे। यहां कैसे लिखा जाता है? टेक 10 डेज फिजियोथेरेपी एंड टेक मेडिसिन फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स, और लगातार आते रहो, हर महीने दवाई लिखाते जाए। जैसे जैसे रिप्रेजेंटेटिव गाइड किया, नया नया कंपनी आ गया, कंपनी जैसे जैसे हमें फायदा देता रहा और बोलता रहा कि ये लिखो। भाई तुम्हारे पास फिर दिमाग किस लिए है? तुमने पढ़ाई किस बात का किए हो? सर्टिफिकेट क्यों आपके पास है? जब तुम एक मेडिसिन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के बोलने पे प्रेस्क्रिप्शन लिखोगे, आपकी कलम उसी तरीके से चलेगा, तो किस बात की भाई सब पढ़ाई? हम ही लिख दे बैठ के प्रेस्क्रिप्शन, पेन किलर हम ही लिख दे, एंटीबायोटिक कहीं से भी खरीद लो जाएगी। इंडिया में तो बिना प्रेस्क्रिप्शन सब दवाई मिल जाती है। हमने तो कहते हैं कि आप भगवान हो। आप अपना दिमाग लगाओ, अपना लॉजिकल दिमाग को अपने प्रेस्क्रिप्शंस तक लाइए। कंपनी वालों को मारिए गोलियां ना। आपको जो भगवान का दर्जा दिया गया है, उस भगवान को बचाओ और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ साथ थोड़ा सा इंसानियत को लाओ। तो हमें इस तरह का वीडियो बनाना ही नहीं पड़ेगा, हमें सही गाइडलाइन दो। अरे फिजियोथेरेपी बोलते हो, तब भी तो महीना, 1.5 महीना, 1 महीना जितना लगेगा उतना तो लिखो। हड्डी पूरी खत्म हो चुकी है, ऑस्टियोफाइट डेवलप हो चुकी है, पूरी कैल्सिफिकेशन है, डीजेनरेटिव प्रोसेस में चीज़ें खराब हो चुकी, कैसे 10 दिन में बंदा ठीक हो जाएगा? और दवाई कितना खाओ ना, 3-3 महीना खाओ। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, शपथ ले लो, शपथ ले लीजिए कि मुझे उस डॉक्टर को भी जवाब देनी है। मैं मिसबिहेव करने की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं समझा के बोलने की बात, अपनी जो अधिकार है उसको सामने रखने की बात, कि सर आप इतना पेन किलर लिख रहे हो, मेरी क्या समस्या है, एक्सरे MRI। तो अच्छा, एक्सरे MRI से एक बात आ गई, जहां जाओ आजकल MRI लिखे जा रहे दमादम। पहले ज़माने में MBBS डॉक्टर हाथ लगा के बोल देते थे प्रॉब्लम क्या है, 2 दवाई देते थे, 1-2 एक्सरसाइज बताते थे, घर की उपचार बताते थे, लोग ठीक हो जाते थे। आजकल जाते ही पहला बात है कि आप एक MRI जरूर करो, और सबको पता है MRI, CT स्कैन और बाकी जितनी टेस्ट लिखे जाते हैं उसके साथ क्या होता है और क्यों लिखे जाते हैं, मैं इसको इस तरीके से बताना नहीं चाहता। मगर अगर सारे डॉक्टर भाइयों ने और बहनों ने देखते हैं,
थोड़ा से कहीं ना कहीं अपनी ये क्या कहते हैं, आत्मा को लाइए, क्योंकि इस धरती से कोई कुछ लेके जाने वाला नहीं है। ये क्लीन बात है। आपके पहले भी डॉक्टर आके दुनिया से गए हैं, आप भी जाओगे, आगे जो आएगा वो जाएगा, क्योंकि रुकने वाला कोई नहीं है। चाहे वो मंत्री हो, जंत्री हो, तंत्री हो, IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जाना सबको है। चाहे घर कितना भी भर दो किसी भी एंगल से, मेहनत करो, जितना जरूरत है उतना पैसा कमाओ। आपके एजुकेशन के मुताबिक आप पैसे कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन आई कम टू द पॉइंट कि MRI तो करवा लिया गया, 5-8 हज़ार तो खर्च हो गया, मगर कहीं ये नहीं लिखा गया कि प्रॉपर थेरापी वहाँ जाइए और इतने दिन का लीजिए। प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो तो प्रॉपर ये ले लीजिए। फिजियोथेरापी कराए तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना कराओ। अरे लोग जाके वहाँ लड़ लेते हैं फिजियोथेरापिस्ट से कि भाई डॉक्टर तो बोला 10 दिन, तू क्यों बोल रहा है 1 महीना, तू पैसा कमाएगा इसलिए बोल रहा है। वो बेचारा उसको समझा समझा के थक जाता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी जो समस्या है मुझे महीना भर लगेगा। तो ये कन्फ्यूजन भी दूर होनी चाहिए, जिससे कि आम आदमी को सही इलाज मिले। दोस्तों, पहले ज़माने में वही बता रहा था कि ज़्यादा एज होने के बाद लोगों को प्रॉब्लम होती थी। आजकल कम समय में IT BPO में जो बच्चे बैठे रहते हैं, बचपन से पढ़ाई करते रहे, बोझ लेके घूमते रहे, उसके बाद फिर बैठ के अपनी ज़िंदगी को और ख़राब कर रहे हैं। हवा पानी हमारा ख़राब हो चुका है, उसमें फिर बचपन से दवाई हम खाते जाते हैं। रजिस्ट करने की कोई चीज़ को हमारे अंदर क्षमता नहीं है। थोड़ा सा भी सर दर्द होता है दवाई खा लो, गर्दन दर्द होता है दवाई खा लो, कमर दर्द होता है दवाई खा लो। हम दवाई बचपन से बच्चों को एडिक्टेड कराए जाते हैं और वही चीज़ उनके जवानी में भी चलती रहती है। फिर प्रोफेशनल दबाव आता है, पैसे कमाने की दबाव आती है, तो फिर इंसान दवाई खाते रहता है, दवाई खाते। दबाव हमें दवाई खाने को मजबूर करता है दोस्तों। इसलिए पहला सबक इन जनरल क्या रहा कि दबाव को लाइफ में आप कम करिए, दवाई कम हो जाएगी खुद ही खुद। तो मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, डिफॉर्मिटी करेक्शन करते हैं। हमारे जो फिजियोथेरापिस्ट हैं और बाकी लोग हैं, और पर्सनली मैं मैनुअली और एक्यूथेरेपी दे के उसको डिफॉर्मिटी को हम लोग करेक्ट करते हैं। तीसरा आता है देन आफ्टर पासिव एक्सरसाइज बाय द फिजियोथेरापिस्ट फॉर द पेशेंट। चौथा आता है एक्टिव एक्सरसाइज बाय द पेशेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ द फिजियोथेरापिस्ट और द डॉक्टर। 4 लेयर देके हम लोग गुजारते हैं एक पेशेंट को, जिसमें स्पाइन को कंप्लीट रिहेबिलिटेट करते हैं कि यानी पूरा स्पाइन हमारा ठीक हो जाए। स्पाइन का अंदर का हिस्सा ठीक हो जाएगा तो स्पाइन के मसल्स जो हैं वो मजबूत होंगे। फिर एक्सरसाइज करो जीवन भर, बिकॉज द व्हीकल नॉट मींट फॉर द गैरेज ऑलवेज। हम रोड के लिए बने हैं, रोड में चलाएंगे, बीच बीच में उसकी रिपेयरिंग की भी ज़रूरत होती है, हम रिपेयर करते रहेंगे। जो चीज़ें हमें नहीं खानी है हमको नहीं खानी है। कई बारी हमारी खाने पीने की आदत के कारण भी हम बर्बाद होते हैं। जीवा स्वाद, जीभ को स्वाद देते देते हम पेट और कमर दोनों की बर्बादी करते हैं। तो दोस्तों, करना क्या चाहिए, खान पीन, रहन सहन, चालो चलन, आचार विचार, सब पे चेंजेस होनी चाहिए, जिसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कहा जाता है। हमने एक डाइट चार्ट बनाया है जो आज आपको मैं पढ़ के भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जो हम अपने पेशेंट को कहते हैं। फर्ज करो आप भी दूर दूर रह के यहाँ फ़ोन करते हो कि हमारी कमर में दर्द है, हम कैसे ठीक हो जाएंगे। वहाँ बैठ के जितना वीडियो में गाइड किया जाता है उसको आप फॉलो करिए। बाकी अगर ठीक नहीं हो पाता है, लोकली जो अच्छे लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट करिए, अच्छे डॉक्टर, अच्छे थेरापिस्ट, उनके पास जाइए। नहीं हो पाता है तो फिर हमारा हेल्प लीजिए। जो आप आते हो यहाँ अच्छी बात है, यहाँ आओ, बट कोशिश मेरी हमेशा ये है कि जहाँ जो बैठा है वो इस चीज़ों को समझे, अपने शरीर को समझे, थेरापी को समझे और अपने आप में प्रयोग करे। तो दोस्तों, एक स्टेप और आगे जाते हैं कि कौन सी खाना हमें अवॉइड करने चाहिए पेन मैनेजमेंट में। मैं आपको इसको बताता हूँ, सीधे पढ़ के ही सुना देता हूँ। दोस्तों, आम, केले, अमरूद, अंगूर, पैक क्या हुआ कोई भी फल का रस, यानी टेट्रा पैक जो आजकल आता है, सालों साल रख के पीते रहो, उसको आपको नहीं लेनी है। करेला, बैंगन, आलू, टमाटर, कटहल, अरबी, गोभी, भिंडी और आपका कद्दू, लाल कद्दू, ये नहीं लेना है जब भी आपको कमर वगैरह में दर्द रहती है। ये तो डाइट चार्ट जो पढ़ रहा हूँ ये हमारा बनाया हुआ हम पेशेंट को देते हैं, इसको नहीं खानी है, नहीं लेनी है। तो ये आपका घुटना दर्द, चाहे वो गर्दन दर्द हो, कमर दर्द हो, इसमें ये सारा चीज़ें आपको अवॉइड करनी है।
टमाटर का डायरेक्ट सूप भी नहीं लेनी है, चावल अवॉइड करिए, मगर जैसे उड़ीसा है, बिहार है, सब भाइयों बहनों की आदत है चावल लेने की, तो दोपहर में आप थोड़ा सा चावल ले सकते हो, मगर सुबह और रात आप रोटी वगैरह लेंगे। चने का दाल, राजमा, उड़द की दाल, लोबिया, मैदा, बेसन का चीज़ प्रोहिबिटेड, यानी आप नहीं लोगे। ठंडी चीज़ें बिल्कुल बंद, फ्रिज से निकला हुआ कोई भी चीज़ आप नहीं खाएंगे। आपका मीठा बिल्कुल बंद, शुगर बंद, ना चाय में डाल के पियोगे ना कॉफ़ी में डाल के पियोगे, चाय भी बंद कॉफ़ी भी बंद, दोनों हमको नुकसान करता है। बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, एक गिलास पानी पियो, उसके ऊपर एक कप चाय पियो, और उसमें 0 चीनी पे पहुंचने को कोशिश करो। ग्रीन टी ले सकते हो। उसके साथ साथ ठंडा शरबत जैसे कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी, लस्सी, ठंडा पानी नहीं लोगे दोस्तों। अगर आपका नॉनवेज खाने की आदत है, अंडा क्रॉस मार्क कर रहा हूँ, मीट क्रॉस मार्क कर रहा हूँ, चिकन थोड़ा बहुत ले सकते हो। बाहर का फ्राइड चीज़ तो छूओगे नहीं। नो सिगरेट, नो तंबाकू, नो अल्कोहल। जीवन को सजाड़ना है, संवारना है, आज और अब भी इसी क्षण सोचो और उसको लग जाओ काम में, क्योंकि एक सिगरेट अगर हम पीते हैं 5 मिनट की आयु हमारा कम हो जाता है, और एक कप अगर बाजार का चाय जो बार बार उबाल के उसी को पिलाते हैं, ऐसा अगर पीते हो तो 5 सिगरेट पीने के बराबर है। और अगर एक बारी हमने लगभग 300-400 ml का या 500 ml तक का बियर वगैरह पीते हैं, या और चीज़ें जो अवेलेबल है अल्कोहल वगैरह, उसको अगर लेते हैं तो वो हमारे कलेजे को ऐसे जलाता है कि फिर वो लीवर और ठीक होने के हालत में नहीं पहुंचता है। कई दिग्गजों का आप एग्जाम्पल ले सकते हो जिनका लीवर खराब हुआ है। मेरा याद है जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उनको इतने बड़े आदमी है, एक टुकड़ा लीवर नहीं मिला। लास्ट में उनको एक लीवर का टुकड़ा नहीं मिला कि उसको डाल के आदमी को ठीक करके छोड़ दिया जाए। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा गया नेशनल लेवल पे। सब कुछ साधन था, उनके पास पैसे थे, सब कुछ रहते हुए भी नसीब में नहीं था। कई यार दोस्तों उनको समझाए होंगे, हो सकता है उनके जीवन में, कि मत लो इतना अल्कोहल। तो दोस्तों हम सबको लेसन लेनी चाहिए कि हमको ऐसे काम से दूर रहनी चाहिए। फिर भी जिसकी आदत है धीरे धीरे छोड़ना चाहते हो, तो बिफोर टेकिंग a cup of tea at least you take 2 glasses of water. Before smoking a cigarette at least you take 1 glass water. Before taking this alcohol etc. अगर बहुत मजबूरी आपकी है, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, धीरे धीरे कोशिश प्रयास करते हो, तो कम से कम आप आधा लीटर से 1 लीटर पानी पहले पियो, फिर जितना बच गया पेट उसमें लेके वो जहर को डालो, फिर कम से कम तो डाइल्यूटेड हो जाएगा, कुछ तो बचेगा। और छोड़ना चाहोगे तो फटाफट छोड़ोगे, नहीं छोड़ना है तो मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, 1 तारीख आएगा छोड़ेगा, ईद आएगा छोड़ेगा, दशहरा आएगा छोड़ेगा। अरे कुछ नहीं होता है, कभी नहीं छूटता, गले पड़ा रहता है जब तक फांसी में चढ़ा के मौत के मुंह लेके नहीं पहुंचा, वो भी भयंकर मौत, जलनशील मौत। जब ट्यूमर कैंसर वगैरह हो जाता है कितनी तकलीफ होती है। नेट वगैरह खोलिए, देखिए, नेट अच्छी चीज़ भी, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, आप उस पर जाइए। जीवन भर अच्छाई का बहुत सारा रास्ता है, उसको फॉलो करिए। तो दोस्तों वही फिर ये कमेंट ना करो कि डॉक्टर साहब सिर्फ लंबी बोलते हैं उसके बाद। अरे लंबा बोलना जरूरी है भाई। एक्यूप्रेशर का पॉइंट तो यूट्यूब में 1000 लोग दिखाए हैं, एक्स्ट्रा क्या दिखा दूंगा मैं? जो अभी बोला इतने देर तक, ये ज़्यादा जरूरी है रादर देन द एक्यूप्रेशर पॉइंट। पॉइंट बताने में 1 मिनट लगता है, ऐसे बता दूंगा, बट ये जो बोल रहा हूं ये ज़्यादा जरूरी है कि हम अपना प्रिकॉशंस लें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, और आज शपथ लेके अपने आप को फिट करने के लिए कोशिश करें। अरे जब तक अपनी विल पावर को स्ट्रांग नहीं करोगे, कोई भी थेरापी कोई करेगा, जब तक आपका सोच नहीं आएगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। इसलिए मेरे पास जो आता है उसके साथ मेरा पहला टॉर्मेंट कंडीशंस होता है कि तुम अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो, भरोसा रखते हो तो, तब फिर मेरे से एक्सपेक्ट करो। यहां आके पैसे दे दिया, कोई कुछ कर दिया तो आप मुझे ठीक करा, अरे ये ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा, इसी से तो तुम चक्कर में घूमते रहते हो। ग्लोबल टूरिस्ट बन चुके हैं आजकल पेशेंट वगैरह। टूरिस्ट बनने की कोशिश मत करो, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां।
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, फिर सामने वाले से डिस्कशंस करो, उसकी टेक्निकलिटी को देखो, उसका एक्सपीरियंस को देखो, नॉलेज परखो, और ट्रीटमेंट लेकर अगर आपको फायदा होता है देन यू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम एक्यूप्रेशर में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे लाल मार्कर दीजिए। तो ये है आपका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए पॉइंट, इतना सा एरिया। यहाँ पे ये हो गया पॉइंट नंबर 9 का हाफ हिस्सा लिया हूँ, ठीक है, इतना। इसी में ही रेड कलर का इस्तेमाल करोगे और इसी को भी प्रेस करके आपको दबानी है। एक बार में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे दबानी है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर चले जाओगे तो सर्वाइकल आ जाएगा। फिर ये बीच में यहाँ से SI जॉइंट, L5, L4 वगैरह है। ये वाला जो इसको चैनल वाले कहते हैं, इस चैनल में आपको आना है। ये वाला मिड फिंगर, रिंग फिंगर के बीच का हिस्सा। अगर निचले हिस्से में है दर्द तो यहाँ दबाइए आप, ऐसे 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 8-10 बार, 15 बार ऐसे दबाइए। फिर आप इसको दबाइए इस तरीके से। इधर भी उसी तरीके से है, इसको और मैं कलर नहीं मार रहा हूँ, इधर भी यहाँ तक है। और ये देखिए यहाँ ये बीच वाला हिस्सा, ये चैनल में यहाँ से दबाइए यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ ये वाला पॉइंट तो आप जरूर दबाइएगा, ये वाला पॉइंट भी आप जरूर दबाइएगा। उसके बाद गैस पॉइंट आप दबाइएगा। ये ऑल पेन किलर बल्कि इसको कहते हैं। यहाँ दबाओगे तो हर पूरा शरीर में जिनको दर्द रहता है दोस्तों, वो ए वाला पॉइंट दबाते रहो दिन में 3 बार 4 बार। खाने का समय छोड़ देने से बाकी टाइम में 15-15 सेकंड आप यहाँ दबाइए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। इसको सारे शरीर का दर्द जिसको रहता है ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, इस तरीके से। क्लियर हुआ आप? और कलर यहाँ भी आप लगा सकते हो, कलर यहाँ भी लगा सकते हो, कलर यहाँ भी लगा सकते हो। और इसके आगे एक स्टेप हम लोग जाते हैं कि कभी भी अगर बहुत एक्यूट पेन है और डॉक्टर कहता है कि क्या आप भी देख रहे हो कि पेन किलर काम नहीं कर रहा है, इंजेक्शन नहीं काम कर रहा है, डॉक्टर स्टीरॉयड लगाने के लिए बोलता है, तो दोस्तों उस टाइम में स्टीरॉयड लगाने के पहले ये सब को पहले अप्लाई करिए। मैं और एक वीडियो में आपको शीट्स थेरेपी का भी कैसे लगाओगे वो भी बता दूंगा। उससे क्या होगा, आप अपना हिफाजत करते रहोगे। तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, यहाँ पे यानी ये जो जॉइंट है, ए वाला जॉइंट में ए वाला हिस्सा, अब इसको उठा के भी दिखा सकता हूँ, बट यहीं पे देखिए इतना सा हिस्सा, ठीक है। चाहो तो फिर कंफ्यूजन ना रहे, मैं इसको उठा के दिखा देता हूँ कहाँ देनी है। ए वाला हिस्सा ये उठाओ, ए वाला हिस्सा, ए वाला, इसमें हल्का हल्का आपको प्रेशर देनी है। मैं एक बार यहाँ वो लगा देता हूँ डॉट ऐसे, ये पूरे एरिया में कवर करना। ये देखो ए वाले हिस्से में आपको दबाव डालनी है, दोनों हाथ में, इसमें भी और उसमें भी। इससे स्पीड होगा, स्पीड अप हो जाएगा आपका पेन रिलीफ होने में। और क्या करनी चाहिए, अगर ज़्यादा पेन हो रहा है, पतला पिलो ले लीजिए। जैसे फर्ज करो ऐसे पिलो एक ले लीजिए, कमर के नीचे रख के ना लेट जाइए। अगर एक पिलो से नहीं होता है, ज़्यादा दर्द हो रही है, और एक पिलो भी आप उसमें दे सकते हो, 2 पिलो भी आप ले सकते हो। कंस्टेंटली 10 मिनट 15 मिनट लेटोगे, आपको काफ़ी आराम होगा। और एक कहते हैं कैमल आसन करने के लिए। कैमल आसन को जब मैं योगा आसन वगैरह का है डालूंगा वीडियो, तब उसमें एक तो हमने बैक पेन में डाले भी हैं, उसमें देखिएगा कैट एंड कैमल बल्कि हम लोग वो किए हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिए, उसका फ़ायदा भी उठाइए। ठंडी चीज़, खट्टा चीज़ पूरा बंद कर दो अपना। दर्द अगर है तो ठंडी और खट्टे चीज़ को परहेज करिए। केला वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल है, तो सर्जरी को अवॉइड किया जाए, क्योंकि आज के दिन में लास्ट, एकदम लास्ट कोई ऑप्शन अगर नहीं बचता है, तब भी दोस्तों सर्जरी पे जाना चाहिए। क्योंकि एक बार आप
गए, आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक ठाक सर्जरी होकर निकल आए, अगर थोड़ा भी 19-20 हो जाती है, जीवन भर के लिए फिर हम लोग अपाहिज हो जाते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट की तरह हमारी हालत हो जाती है। डिपेंड करता है कि उस दिन की सिचुएशन, डॉक्टर की सिचुएशन और कितना कॉम्पिटेंट डॉक्टर है उसके ऊपर, और आपकी किस्मत। पूरे लास्ट तक हम लोग देखेंगे नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है, तभी जाके सर्जरी करानी चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करनी चाहिए। एंड ऑफ द टोटल एपिसोड में इसका जो निचोड़ अगर निकालना चाहूं तो वो है कि आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट का पूरा फ़ायदा उठाइए। ऐसे पूरा चैनल को ऐसे भी कर सकते हो, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ए वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट, ये 3 जगह मैंने आपको बताया कमर दर्द को ठीक करने के लिए। उसके साथ साथ डाइट पे पूरा ध्यान रखें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, और कोई भी ऐसा हरकत, अक्सर के क्या होता है, थोड़ा हमारा सेहत अच्छा हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से वही गलतियां करते हैं जो गलतियों के कारण हमारी समस्या हुई थी। जर्क वगैरह से बचिए, बाथरूम वगैरह जाते समय थोड़ा ध्यान रखिए। पैर एक बार अगर फिर फिसल जाता है तो दोबारा, जैसे लूडो में हम लोग ऊपर गए सीढ़ी में और आए सांप में, वो हालत हो जाती है, फिर जाकर डॉक्टर से मिलता है, हाय मैंने तो पूरा ठीक था, अभी फिर से कैसे खराब हो गया। हिफाजत की कमी है, गाड़ी को लेकर हम्प्स में अगर जंप कराओगे, गड्ढे पे लेकर डालोगे, जो नहीं होना चाहिए वही होगा। और जब आप वॉक वगैरह करते हो, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कमर में बेल्ट बांधिए, शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर रखो सब बेल्ट को, बेल्ट अंदर रख के वॉक करो, वॉक करके फिर रिटर्न आके बेल्ट निकाल दो। किचन में खड़े होके काम कर रहे हो भाई, बिना बेल्ट के क्यों, तुम्हारा तो स्ट्रेंथ उठा नहीं पा रहा है आपका, तो उस समय आप जब कमर में बेल्ट बांध देते हो, हाफ ऑफ द बॉडी का जो वेट है वो आपका बेल्ट पे चला गया, तो उससे आपका ये यहाँ कमर में भी सपोर्ट हो गई और आपका वजन भी पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ नीचे, अदरवाइज फिर घुटने वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास जब कमर का प्रॉब्लम कोई लेकर आता है, मैं पहले घुटना उसका जांच करता हूँ और ट्रायंगुलर ट्रीटमेंट देता हूँ, दोनों घुटना यानी वेट बेरिंग जॉइंट एंड कमर मिला के। तो दोस्तों, आप प्रिकॉशंस जरूर लें, खान पीन पे ध्यान रखें, अपने आप को एग्जॉस्शंस ना होने दें, और टेंशन सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेस, टेंशन, जो एंग्जाइटी है उसको कम करो, अपने बिहेवियर को पहले ठीक किया जाए, अच्छी सोच लाया जाए। अच्छी सोच अच्छा स्पाइन देगा, अच्छा स्पाइन हमारा अच्छा स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर रहेगा। तो दोस्तों, आज यहीं पे इसी टॉपिक को एंड करते हैं, और आप अपनी जिम्मेदारी लें, फिर दूसरे को जिम्मेदारी देना शुरू करें अगर आपके कंट्रोल से बाहर जाता है। मैं आपका दोस्त इसी समय विदाई लेता हूं, और अगर कोई भी आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा है, आप मेरा हेल्प ज़रूर लें। एक बात तो है, सर्जरी करने के पहले एक बार ज़रूर आके मेरे से मिलो। फ़ोन में सिर्फ अर्जेंट, इसी तरीके एकदम क्रिटिकल केस में जो हो, ज़रूर मेरे से बात करो। एक बार कोशिश करते हैं, हो सकता है कि सर्जरी रुक जाए। इसके आगे मैं एक वीडियो डालने वाला हूं जिसमें सर्जरी जिनकी रुकी है, ऐसे 1-2 पेशेंट का इंटरव्यू के साथ हम तैयार करेंगे कि कमर सर्जरी को, लंबर सर्जरी को हमने कैसे रोक पाए हैं आज तक, और ये आपको थोड़ा मोटिवेट करेगा। और इमीडिएटली जैसे डॉक्टर बोलते हैं 2 दिन में जाओ सर्जरी करो और घर आ जाओ, आप चलोगे घूमे, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। काट के डिस्क निकाल देने के बाद, काट के वो जो नर्व अगर थोड़ा भी कैंची लग जाता है, छुरी लग जाता है, ब्लेड लग जाती है, नुकसान तो आप ही का होना है। तो यहीं पे इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।